आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की सिलेबस जो एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है सत्र 2020-21 के अनुसार। तो इसी कड़ी में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। इसी कड़ी में हमने एक फर्स्ट वीडियो हमने पहले देख लिया था, जिस वीडियो में हमने देखा था कि परमाणु के विषय में हमारे इतिहासकारों ने क्या कहा है, यानी कि हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया था कि परमाणु के बारे में क्या आधुनिक विज्ञान के अलावा भी किसी ने कुछ कहा क्या। तो ऐसी बातें हमने पहले उस वीडियो में देख ली थी कि महर्षि कणाद ने क्या कहा, जैन धर्म ने क्या कहा, बौद्ध धर्म ने क्या कहा। उसके बाद में हमने मॉडर्न इसकी एटॉमिक थ्योरी देखी थी, ठीक है, डाल्टन की देखी हमने। तो आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक, हमारा जो लेसन का हमारा जो मेन स्तंभ स्टार्ट होता है वह है इलेक्ट्रॉन की खोज से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से साथ के साथ चलेंगे, तो आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम आपको 80 से 90% यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद में आप अपने रेफरेंस बुक को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो पहले आप साथ के साथ मेरे नोट्स बनाते चलना, मैं इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ में तैयार हो जाएं, ठीक है। तो हम करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे पता लगा कि हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं या कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस लेक्चर को देखना चाहते हैं या जो इसे पसंद करते हैं। तो चलते अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी को पता है सर किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने। लेकिन क्या आपको इस चीज़ का पता है कि डायरेक्ट जे थॉमसन ने इसकी खोज नहीं की? इससे पहले बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। जैसे फेराडे ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया, माइकल फेराडे ने कैथोड रे ट्यूब्स के अंदर अच्छे अच्छे ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए जिनकी मदद से ही थॉमसन ये बता पाया कि ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की खोज। मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि लिखने में क्या होता है, आप लोगों का समय ज़्यादा खराब होता है और मैं आपके समय की कीमत जानता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की खोज साथ ही साथ में लिखते चलना मेरे। देखो वॉइस में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है क्योंकि मेरे पास में माइक अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। तो देखो माइकल फेराडे ये किसी का नाम है जो हमारे फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी आता है। 1830 की बात है। तो 1830 में माइकल फेराडे ने एक बात बताई थी, किसी विलियन में विद्युत प्रवाहित, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। किसी विलियन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का निक्षेपण होता है। देखो समझे कैसे। मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, इसमें आपने कोई विलयन भर रखा है। विलयन का मतलब सभी जानते हैं सॉल्यूशन यानी जो विलायक प्लस विलय से मिलकर बनता है। तो देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कोई पात्र है, इसमें हमने क्या भर रखा है, यहाँ पर विलयन, यानी कि यहाँ पर हमने क्या भर रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है। हम अब आगे देखो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा, चलिए हमने इधर विद्युत धारा दे दी, एक तरफ प्लस दे दिया एक तरफ माइनस दे दिया। इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इलेक्ट्रोड कितने होते हैं यहाँ पर? 2। हमने इसको क्या मान लिया, एक तो ये इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड हो गए हमारे। रासायनिक अभिक्रिया होती है कब? एक आपने देखो दोबारा समझ लो, एक विलयन लिया आपने, ठीक है, मतलब ये घोल लिया, उसमें पात्र के अंदर आपने घोल लिया, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उन दोनों से आपने विद्युत धारा को यानी करंट आपने उसमें चालू कर दिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, कोई धातुओं के पदार्थ है, यानी धातु का कोई टुकड़ा है या कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है, वो क्या है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड है। तो आपने जब इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए और इधर से आपने करंट चालू कर दिया तो यहाँ पर पदार्थों का क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, पदार्थ का निक्षेपण हो रहा है। अब कहेंगे सर निक्षेपण क्या आ गया? तो निक्षेपण कुछ नहीं है, निक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालना या त्यागना या मुक्त करना। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, या मैं बोल दूं कुछ ना कुछ जिस प्रकार का जो हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलना शुरू होंगे।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि माइकल फैराडे ने क्या बात बताई थी। यहाँ पर आराम से धीरे धीरे समझ लिए, जल्दबाजी मत कीजिए। वीडियो पसंद नहीं आएगा तो वापस रिपीट कर लेना, इसको दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझा रहा हूँ, काम की चीजें अपना बेसिक आज से मजबूत कर लो, बाद में आप अच्छे से अच्छे और वीडियो आप देख लेना। यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छी बातें आपको बताएगी, जीरो से लेकर एडवांस लेवल पे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एकदम जीरो से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो वापस रिपीट करो, मैं ये कोई विलियन लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसमें आपने इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड लगा दिए सर हमने, यानी कोई धातु का आपने टुकड़ा इधर दोनों लगा दिए, वही क्या होता अपना इलेक्ट्रोड होता। आपने करंट डाला प्लस माइनस, जब आपने प्लस और माइनस इधर करंट डाला तो इस पदार्थ के ऊपर धीरे धीरे निक्षेपण शुरू हो जाएगा। निक्षेपण का मतलब मान लो ये सोने का बना हुआ है, मान लो ये सोने का बना हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड से क्या होगा, सोने के कण धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, कहां पर, इस विलयन में आकर मिल जाएंगे। तो ये बात कौन बता रहा था, अपना फैराडे। ठीक है, तो अब अपने इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज में ऐसा क्या हुआ कि जिससे हमें ये पता लगा कि अभी इलेक्ट्रॉन, इसको मिटा देता हूँ फटाफट, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना जरूर, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। आपके पास में एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाएंगे, जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो अपन एक्सपेरिमेंट देखते हैं फटाफट इसका। ये अपन लेते हैं कैथोड ट्यूब, आप साथ ही साथ में बना लीजिए चेक डायग्राम। ठीक है, ये क्या आपने कैथोड ट्यूब, इधर क्या होता है, एक निर्वात पंप होता है, ये समझ लो कोई टूटी है। ठीक है, समझ गया ना, सारी हिंदी वाले हैं अपने भाई। इधर हमने क्या लिया सर, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसको हम किससे जोड़ेंगे, विद्युत धारा से, यानी कि वोल्ट, यानी यहां पर क्या देंगे अपन, करंट देंगे। इसको मैं इधर जोड़ देता हूं, ये ठीक है, अपन इधर माइनस दे देंगे, इधर प्लस दे देंगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। इसको हम बोल देंगे कैथोड, इसको अपन बोल देंगे, ये डह है भाई, डह कैथोड। ठीक है, यह है हमारा एनोड। ओके, यानी कोई इलेक्ट्रोड यानी कोई पदार्थ का टुकड़ा है। ठीक है, एक तरफ अपना एनोड हो गया, एक तरफ अपना कैथोड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समायोजित कर लेंगे। मैं इसमें आपको एक दो काम की बातें बता देता हूं कि आपको वोल्टता कितनी देनी है। अच्छा, एक काम की बात रखिएगा, यहां पर आपको निम्न दाब देना है, यहां पर आपको निम्न दाब यानी बहुत कम निम्न दाब को लगाया। निम्न दाब यानी कि यहां पर हमने प्रेशर को बहुत कम किया, यहां पर किसमें कम किया, इस निर्वात की इस ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, इस प्रेशर को बहुत कम कर दिया। वो दाब कितना होता है, लगभग 0.01 mm का, यानी कि बहुत कम दाब रखते हैं। और वोल्ट यानी करंट कितना देते हैं अपन, लगभग 10,000 वोल्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, लगभग 10,000 का यहाँ पर वोल्ट देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, 10,000 वोल्ट का हम यहाँ पर देते हैं। दोनों बातें आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज में जो अपना एक्सपेरिमेंट था, या आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, भैया दाब तो कितना था और यहाँ पर करंट कितना था। तो दाब था आपका 0.01 mm का यहाँ पर दाब लगता है, और यहाँ पर 10,000 वोल्ट का अपने यहाँ पर करंट को दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए अपने सारा सेटअप यहाँ पर कर लिया है। ओके, अब ये अपना इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ऐसे में इसको दर्शा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, जब आपने विद्युत धारा यहाँ पे स्टार्ट की नहीं, आपने इधर से करंट को चालू किया, 10,000 वोल्ट का आपने इसमें झटका दिया, या आपने यहाँ पे इसको करंट को दिया, तब क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड से, कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड से कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है, कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है। पदार्थ के रूप में अपन यहाँ पर क्या बाहर निकाल रहे हैं, पार्टिकल से कोई इलेक्ट्रॉन। अभी हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अभी हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर खोज कर रहे हैं। तो अपन ऐसे लेते हैं, कोई पार्टिकल से माइनस,
जो इधर से निकल रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कैथोड से निकल रहा है और किधर जा रहा है, एनोड की ओर। याद रखना मेरी बात, कैथोड से निकल रहा भैया और एनोड की तरफ जा रहा है। कौन, जब अपने ये सारा सेटअप किया, इतना दाब दिया, इतना हमने इसको करंट दिया, तो इस इलेक्ट्रोड से, कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहा है, यानी हमारा नेगेटिव चार्ज निकल रहा है और किधर जा रहा है, हमारा एनोड की तरफ। ठीक है, तो जो इधर आ रहा है इसे हमने एक नाम दे दिया कैथोड किरणें। इधर लिख देता हूं, क्या नाम दिया हमने इसको, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। अब इन्हीं कैथोड किरणों को आगे चलकर हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, आप लोगों ने करंट दिया, आपने देखा इधर से इधर जा रहा है। अब आपको पता है कि सर असमान के बीच में आकर्षण होता है, यानी प्लस माइनस की तरफ जाएगा और माइनस प्लस की तरफ जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि प्लस प्लस के पास में जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक कंडीशन पे अपन करवा सकते, जब आप फोर्स लगाओगे, जब आप फोर्स लगाओगे तब ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी स्थायी रूप से नहीं हो पाता। तो अपन ने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने इसमें थोड़ा सा और चेक करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर कुछ आ रहा है इस इलेक्ट्रोड से निकलकर इस इलेक्ट्रोड की ओर, या कैथोड से निकलकर एनोड की ओर। तो हमने क्या कर दिया, इसके पीछे थोड़ा सा हमने एक छेद कर दिया और यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। हमने यहाँ पर किसका लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का हमने यहाँ पर लेप कर दिया। और जिंक सल्फाइड का काम ये होता है, ये किसी चीज को वापस से रिफ्लेक्ट करता है, यानी जब यहाँ पर आके गिरेगा तो वहां पर एक चमक पैदा हो जाएगी। तब इधर से जो कैथोड किरणें जाएगी, जब यहाँ पर गिरेगी तो वहां पर क्या होगी, एक चमक हो जाएगी। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, चमक हो जाएगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सर कैथोड से निकल रही किरणें एनोड की तरफ आ रही है। ठीक है, और इस सब क्या है, कैथोड किरणें। अब अपन इसमें कुछ शर्तें हैं जो देख लेते हैं फटाफट। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, अपने यहाँ पे इसका निष्कर्ष नोट करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रयोग के निष्कर्ष। जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या क्या निकल रहे हैं, उसको हम फटाफट अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला निष्कर्ष लिखा था, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती है। याद कीजिए, अभी अपने 1 मिनट पहले अपन देखा था, डायग्राम में देखा था एक्सपेरिमेंट में, कि वहां से जो कैथोड किरणें है वो कैथोड इलेक्ट्रोड से लेकर एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। दूसरा है, हमने देखो उसके एनोड के आगे एक पट्टी सी लगाई थी, यानी जिंक सल्फाइड का अपन ने एक लेप लगाया था। जिंक सल्फाइड यानी कि इसे अपन बोलते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ। इनको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिदीप्त पदार्थ। अंग्रेजी में इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड से कैथोड रे टकराकर चमकती है। ठीक है, यानी कि आपने एनोड के पीछे एक लेप कर दिया और जब इधर से कैथोड से किरणें गई, यानी इलेक्ट्रॉन गए, तो उधर टकराएंगे और टकराती वहां से क्या होगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। उससे अपने को यह सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इधर से निकल रहा है। 2 हो गए। तीसरा देखो, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, याद रखना मेरी बात को, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र अगर वहां पर नहीं होगा, यानी प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी अनुपस्थिति होगी, तो ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सर इसका पथ विचलित नहीं होता है। अगला देखिए, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ये तो था अनुपस्थिति में और ये इसकी उपस्थिति में, कैथोड किरणें पॉजिटिव की ओर जाती है। तो इसी से हमें क्या पता लग रहा है कि कोई मान लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो खुद क्या है, नेगेटिव है। अगर खुद नेगेटिव है तो ही वह पॉजिटिव की तरफ जाता है, अर्थात कैथोड किरणें नेगेटिव चार्ज वाली होती है। इसी से हमें पता लग जाता है कि सर खुद नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। हम कह सकते हैं कि सर कैथोड किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वो नेगेटिव चार्ज वाली है। अगला देखिए निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे यानी कैथोड किरण नलिका, जो अपने एक ट्यूब से बनाई थी फैराडे वाली, तो वो क्या है, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर
नहीं करते हैं। अर्थात समझो आप लोग कि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है या इलेक्ट्रॉन की जो लक्षण है वो उस ट्यूब के अंदर आपने जिस पदार्थ के जो 2 इलेक्ट्रोड लिए थे उसकी प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है, यानी उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में आपने उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है कम दाब पे, उसकी प्रकृति पर भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं, कन्फर्म निष्कर्ष हमारा आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा सभी का सर्कुलेशन होता है। या हम कह सकते हैं कि परमाणु में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक मेरे पास मैसेज भी आता है सर कैथोड ट्यूब का उदाहरण बताओ, तो देखो आप याद करो कि पहले पुराने जमाने में मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे, टेलीविजन मोटे वाले। ठीक है, तो आप कभी उनको पीछे से देखोगे तो उसमें एक लंबी सी ट्यूब आती है, उसको अपना बोलते थे पिक्चर ट्यूब। क्या बोलते थे वो अपन उसको? पिक्चर ट्यूब। और उसमें भी क्या होता था कि इन ट्यूब्स को रिफ्लेक्ट करवाया जाता था और वहां से चमक उत्पन्न होती थी। उस चमक को क्या करते थे अपन बाहर की तरफ डिस्प्ले करते थे, उसको अपन देखते थे। तो जो वो पिक्चर ट्यूब है वो भी कैथोड नलिका के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो पुराने जमाने वाले जो टीवी आते थे उनमें जो ट्यूब थी वो भी क्या करती है, वो कैथोड ट्यूब जो हमारी नलिका है उसी के आधार पर उसका निर्माण किया गया है। E/n को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए अपन पहले थोड़ी सी 2 लाइन है वो अपन समझ लेते हैं। 1897 में थॉमसन यानी जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन के पथ यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ते को तथा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र लगाकर आवेश तथा द्रव्यमान का निर्धारण किया। ठीक है, जे थॉमसन ने 1893 में क्या किया, कैथोड किरणें ली, कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन का पथ बताया, इन्होंने इसका रास्ता बताया और चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र लगाकर इसका E/m का मान भी ज्ञात किया। ठीक है, तो अपने से एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस डायग्राम को बना लेना या आपकी बुक में इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने इसको समझते हैं। देखिए यहां तक अपन ने अभी पहले समझ लिया, अपन ने कैथोड लिया था, एनोड लिया था, इधर अपने इसको सारा प्रारूप यहां तक अपने समझ लिया था। उससे आगे हमने क्या किया था, एक यहाँ पर हमने को स्फुटदीप्त पदार्थ लगाया था, जिंक सल्फाइड वगैरह। ठीक है, आपको कुछ याद हो तब थोड़ी देर का, इसको अपन बोलते हैं स्क्रीन। क्या बोलते हैं अपन इसको? स्क्रीन, या हिंदी में बोलते हैं इसमें लगाया था प्रतिदीप्त पदार्थ। अब प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चीज इसके ऊपर डालोगे तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको चमक के रूप में हमें दिखाते हैं। चलो भाई, तो ये हमारा एनोड था, ये हमारा कैथोड था, ये हमारा एनोड था, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो देखो हमने इसके 3 कंडीशन की, A B C, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब यहां से एनोड की तरफ से गुजरती हुई कैथोड, मतलब स्टार्ट यहां से हुई, इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां से गुजरता हुआ आगे जा रहा है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र हमने यहां पर लगा दिया। देखो सबसे पहले आप लोग देखो, ये जब देखो पेन कर देता हूं आपको दिख जाएगा। देखिए यह इसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। जब आपने कैथोड किरणों के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया, जब आपने कैथोड किरणों के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया तो इसका पथ एक ही तरफ हो जाता है, यानी कि जो कैथोड किरणें थी वो एक ही दिशा में ऊपर घूम जाती है। कब? जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब। लेकिन जब आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये क्या है, चुंबक, N और S, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना चुंबक में, हुआ। लेकिन जब आपने इस कैथोड किरणों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो वह C की तरफ घूम जाती है, यानी इसका रास्ता क्या होता है, इधर बदल जाता है। और हमें दिख क्यों रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रतिदीप्त पदार्थ लगा रखा है। तो इधर जाएगी तो इधर से चमक अपने को दिखाई देगी, उधर जाएगी तो हमें उधर से चमक को पता लग जाएगा। लेकिन अपने तीसरी कंडीशन में क्या किया, तीसरी कंडीशन हमने क्या किया कि इन दोनों को ही हमने वहां पर नहीं लगाया। एक तो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि हमने इन दोनों को हमने संतुलित मात्रा में लगाया,
दोनों को हमने संतुलित मात्रा में लगाया या हम इसको नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सीधी रेखा में गमन कर जाता है बी बिंदु की ओर, और वास्तव में इलेक्ट्रॉन का पथ यही होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ शायद आपको इस समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो के बाद दोबारा देख लेना। अच्छा एक बात बताना आप मेरे को, क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्पीड क्या स्लो है? अगर स्लो है, अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह आप धीरे पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात मेरे को आप जरूर बताएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ, और जितने मेरे स्टूडेंट है वो सारे लाइक करके मुझे एक बार दिखा दो कि हाँ सर हम इतने स्टूडेंट हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी से मुझे पता लगेगा, मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट समझ गया। अब अपन कुछ यहाँ पर कुछ कंडीशन लेते हैं कि एक बार आप देख लो डायग्राम को, मैं बता देता हूँ आपको। अब एक बात ध्यान रखो, इसमें ऐसी चीजें आपके पास में आएगी जो इसने बताया। मान लीजिए अगर कण के ऊपर ऋणावेश का मान अगर ज्यादा होगा, अगर कण के ऊपर ऋणावेश का मान ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा। अगर इस कण के ऊपर ऋणावेश का मान ज्यादा होगा, ठीक है, आराम से देख लो आप, अगर इस कण के ऊपर ऋणावेश का मान ज्यादा होगा तो इसका विचलन या तो ए की तरफ ज्यादा होगा या बी की तरफ या सी की तरफ, मतलब जितना ज्यादा इसमें आवेशों का मान होगा उतना ही ज्यादा इसमें विचलन का मान भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, आपस में उससे रिएक्शंस या अन्योन्य क्रियाएं ज्यादा करेगा, और जिस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ भी बढ़ जाता, विचलित ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपना पॉइंट है, अगर इसका द्रव्यमान भी कम होगा, देखो ई बटा एम का मतलब अपन ये समझेंगे, अगर इस कण का अगर द्रव्यमान कम होगा तो भी विचलन ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, अगर कोई हल्की चीज अगर आप बाहर रख दोगे तो वो जल्दी से उड़ जाएगी, यानी उसका द्रव्यमान कम है। अगर इधर कण का द्रव्यमान कम है, हमकी बात समझना, रटना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, अगर कण का द्रव्यमान कम है तो यहाँ पर विचलन भी ज्यादा होता है, किसका, पथ का विचलन ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपना, अगर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता के साथ में लगाएंगे या आप यहाँ पर वोल्टता का मान बढ़ाएंगे तो आपको पथ का विचलन भी अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बातें हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणों के ऊपर विद्युतीय आवेश व चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र लगाकर उसने एक मान बताया था, जिसका मान आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है। अभी अपन आगे उसको देखेंगे भी, जैसे लेकिन उससे पहले अपन मिलीकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मान मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको अपन विशिष्ट आवेश भी कहते हैं, और ये मान आप लोग भैया पहले तो याद ही कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में या जब आप आगे न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये मान याद होना चाहिए। डायरेक्ट मान है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, E अपॉन एम, ई का मान है एम यानी इलेक्ट्रॉन का एक मास है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान, यानी E बटा एम का मान होता है 1, कम से कम आप इतने तो याद कर लेना 3 पॉइंट तक। ठीक है, 1.758820 इंटू 10 की घात 11 कूलाम बटा किलोग्राम। यानी अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो तो मैंने किस में लिया है, यहाँ पर कूलाम में सर, और इसका मास यानी इसका द्रव्यमान मैंने किस में लिया, यहाँ पर किलोग्राम में। तो ये दोनों इकाइयों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर हमने E बटा एम को किस मात्रक में लिया है। आप अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C kg, इस प्रकार भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है मेरे को सर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले पार्ट में मैं आपको जल्दी वो पार्ट दूंगा। कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो देने की, कुछ कारण हो जाते हैं इस कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो आज के लिए मैं इतना ही, इसको वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उससे क्या होगा, मेरा भी आपको पढ़ाने की इच्छा अधिक होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।